हेलो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एसएस का 6th चैप्टर देखेंगे, मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। जो भी मुगल एम्पायर था वो टाइम को गोल्डन एज कहा जाता है हमारे इंडिया की हिस्ट्री में। और हम इस चैप्टर में उस टाइम पे कैसा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, वो सब देखेंगे। और ये एम्पायर कैसे डाउन हो गया, कैसे इसका नष्ट हो गया, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। अकबर के डेथ के बाद जो मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल रूलर थे मुग़ल डायनेस्टी के, वो कौन थे? जहांगीर थे। उनको राजधानी मिल गई दिल्ली की। तो जो भी मुग़ल किंगडम था वो एक्सटेंड हो गया, बहुत बहुत ही फार, बहुत दूर तक इसे बढ़ते गया और वाइड हो गया इस उनके टाइम पे। तो जब ये जहांगीर रूल कर रहे थे तब उनके स्टेट में पीस थी, शांति थी। तो उनके बाद शाहजहां के टाइम पे बहुत से मॉन्यूमेंट्स बने, बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने, जैसे कि ताजमहल हम आज भी जानते हैं। और ऐसे बहुत से वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट जो अनपैरल मैग्निफिसेंट, जो वर्ल्ड फेमस है, वो भी इनके टाइम पे बना था। तो इनके रीजन में जो मुग़ल डायनेस्टी है वो स्टेबल था। लेटर जब औरंगज़ेब का रूल आया तो ये एम्पायर एक्सटेंड तो हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे गिरना भी स्टार्ट हो गया औरंगज़ेब के टाइम पे। तो हम इसमें मेजर इंसिडेंट जो भी जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के पीरियड में हुआ था उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। सिया जहांगीर लव फॉर जस्टिस, मतलब जहांगीर ने क्या किया था, उनको अगर न्याय चाहिए तो कोई भी आकर ये बेल बजाएगा तो वो आकर उनकी बात सुनते थे और न्याय देते थे। तो ऐसे वो अपने पीपल को ध्यान देते थे। After the demise of Akbar, his son Salim assumed the name Jahangir and मतलब conjurer of the world and ascended the throne in 1605 CE। अब अकबर के डेमिस के बाद उनके सन जो थे सलीम, उनको एज्यूम किया गया नाम, जैसे जहांगीर नाम दिया गया, उसका मतलब होता है कॉन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड। उनको राजधानी दी गई 1605 CE में। प्रिंस खुसराओ जो थे वो रिवॉल्टेड, इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया। जहांगीर ने उनको इम्प्रिजन कर दिया। जहांगीर अक्यूज सिख गुरु अर्जन सिंह और सिख गुरु अर्जन को भी उन्होंने अक्यूज किया गया, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था खुसराओ को, और इसकी वजह से उनको मौत की सज़ा उन्होंने सुना दी। और जहांगीर के रीजन में वो टाइम पे हॉकिंग एंड थॉमस रॉय जो थे वो विजिट किए इंडिया में, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, और उन्होंने परमिशन मांगी ट्रेड के लिए। इंडिया में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे इन्होंने परमिशन मांगी। जहांगीर की वाइफ जो नूरजहां जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और एम्बिशियस थी। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी था वो हैंडल करती थी। नेक्स्ट शाहजहां के बारे में। शाहजहां 1627 टू 1658। शाहजहां जो थे वो बिलीव करते थे कि जो एग्रीकल्चर है वो ही नेशन का फंडामेंटल है, मेन ऑक्यूपेशन है। तो उसके वजह से उन्होंने प्राइमरी इम्पोर्टेंस दिया था एग्रीकल्चर को, और उन्होंने कंटिन्यू किया अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। तो उन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किए रखे थे। शाहजहां ने एक न्यू सिटी एस्टैब्लिश किया दिल्ली में, और उसे नाम दिया शाहजहानाबाद, और उन्होंने बहुत से ग्रैंड बिल्डिंग्स भी वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए। शाहजहां ने बहुत ही वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, रेड फोर्ट, रंग महल, मोती मस्जिद, जमा मस्जिद एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से दिल्ली में उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। नेक्स्ट औरंगज़ेब जो है उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प होती थी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और इतना था कि उन्होंने पूरे जो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज के वर्सेस उनको अच्छे से आते थे, और उन्होंने कुरान शरीफ भी डिटेल में पढ़ा था। और औरंगज़ेब को आर्ट, म्यूज़िक, पेंटिंग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जो भी वीर दुर्गादास थे, वेज्ड अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर किया उन्होंने, वीर दुर्गादास ने औरंगज़ेब से फॉर 25 ईयर्स, तो जिसकी वजह से मारवाड़ को फ्री करने के लिए। तो औरंगज़ेब ने भी लड़ा किसके शियाई स्टेट्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा, साउथ पार्ट में 25 ईयर्स उन्होंने भी लड़ा। तो महाराष्ट्र में शिवाजी ने एस्टैब्लिश किया मराठा किंगडम और साउथ इंडिया, एंड हैज कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगज़ेब। ये सबका
औरंगजेब के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। द जट्स एंड सिख टू रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब। इवन जो जट कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी थे वो भी इनके खिलाफ लड़ते थे। After knowing about some of the incidents that occurred during the rule of Mughal Emperor Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb, now let us learn about their social life and administration. अब हमने इनके इंसिडेंट के बारे में देखा, अब हम देखेंगे वो टाइम का इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल लाइफ सब कैसा था। फर्स्ट सोशल लाइफ, सोसाइटी जो थी वो फ्यूडल सिस्टम में बेस किया गया था। मुगल एरा में जो भी किंग और उनके कॉटियर्स थे बहुत ही प्लेजर और लग्जरी लाइफ जीते थे। जो भी एम्परर थे वो और आमिर्स जो थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव क्लोथ पहनते थे और ज्वेलरी पहनते थे। अबुल फजी जो थे उन्होंने लिखा था अबाउट 1000 एक्सपेंसिव गारमेंट जो थे वो यूज़ हुए थे एम्परर के पूरे एक साल में। 1000 गारमेंट्स वो यूज़ करते थे, कपड़े मतलब कपड़े ज्वेलरी सब। तो ड्यूरिंग दिस टाइम गुजराती ट्रेडर्स जो थे उन्होंने बिजनेस कंडक्ट किया था लार्ज स्केल में, और लार्ज नंबर ऑफ जो भी गुड्स थे वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे पोर्ट ऑफ गुजरात से। फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होते थे और बहुत ही हाई ग्रैंड में सेलिब्रेट होते थे। ड्यूरिंग जहांगीर रीजन दशहरा जो था वो बहुत ही ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट होता था जहांगीर के रीजन में। फॉरेनर्स को एक भी राइट नहीं था कि वो इंडिया से वेल्थ जो भी है वो ले सके। वो टाइम पे ऐसा था जहांगीर के टाइम पे। नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन जो था मुग़ल एरा में वो अबुल फजल के बुक से हमें पता चलता है। वो टाइम पे 55.5 रतल मतलब 1 मैन ओल्ड यूनिट्स ऑफ वेट का एक यूनिट है जो इक्वल होता है 1 मैन के साथ। तो शॉल्स फ्रॉम लाहौर से आता था और धुरीस फ्रॉम फतेहपुर सिकरी, कॉटन क्लोथ आते थे गुजरात से, और ढाका के मुस्लिन आते थे जो फेमस थे पूरे प्रोडक्ट में, पॉपुलर प्रोडक्ट्स में। गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होते थे और इंपोर्ट होते थे खंबात से, सूरत से, भारूच से, और भी पोर्ट्स ऑफ बंगाल से भी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे। तो विलेजर्स जो थे वो सेल्फ रिलायंट थे। वो टाइम के जो भी विलेजर्स थे वो खुद ही प्रोड्यूस करते थे मोस्ट ऑफ द गुड्स, जो भी उन्हें ज़रूरत है वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे। नेक्स्ट, आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ मुग़ल पीरियड। जो भी मुग़ल रूलर्स थे उनको बहुत से बड़े बड़े पैलेसेस का बहुत शौक था। हिंदू स्टाइल आर्किटेक्चरल डेकोरेशन इमर्ज होते थे। इस्लामिक स्टाइल और हिंदू स्टाइल दोनों का एक दोनों कंबाइंड फॉर्म में वो जो भी स्टाइल था आर्किटेक्चर का वो उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस और डोम्स होते थे। शाहजहाँ ने बहुत से रिनोड मॉन्यूमेंट जैसे कि कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेसेस जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने पैट्रोनाइज किया बहुत से आर्टिस्ट को, उन्होंने बहुत से आर्ट को एनकरेज भी किया था। जो राजपूत रूलर्स थे उनको पेंटिंग्स का बहुत शौक था और इसलिए उन्होंने पैट्रोनाइज किया और आर्ट ऑफ पेंटिंग का बहुत ही वो एनकरेज करते थे। जहांगीर को भी पेंटिंग कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। जो भी मुग़ल एरा था उसे कंसिडर किया जाता है कि वो टाइम का पीसफुल पीरियड था पूरे होल हिस्ट्री में। तो ये जो फेवरेबल टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर भी डेवलप हुआ था, संस्कृत बुक भी ट्रांसलेट हुए थे, हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स जो है वो अलग अलग हिंदी लिटरेचर में भी लिखे गए थे। तो दोहास ऑफ कबीर, रहीम, साखी जो बहुत ही फेमस है आज भी, रसखान, ये सबके आज भी फेमस है। रसखान और डिसिपल ऑफ वैष्णव आचार्य विथनाथ जी के डिसिपल, उन्होंने हिंदी पोइट्री कंपोज किया। बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में इस टाइम पे, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था वो टाइम का, कॉमन लाइफ पीपल कैसे थे। ट्रैवलर्स उनके ट्रैवलॉग से हमें डिटेल मिल जाता है। 2 फ्रेंच ट्रैवलर्स तावेनेर एंड बर्नेर विजिट किए थे हमारे इंडिया को वो टाइम पे। तो उसमें से जो बर्नेर थे उन्होंने इंडिया में 12 ईयर्स तक रहे वो, और उन्होंने मुग़ल रूलर्स को देखा, उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ, उनके जो भी आर्मी है उसके वो भी देखा उन्होंने, और उन्होंने अपने बुक्स में उसे मेंशन किया था। उन्होंने और भी जो भी इंडियन टेक्सटाइल्स जो फेमस है मार्केट ऑफ यूरोप एंड एशिया में जो फेमस है वो भी उन्होंने अपने बुक्स में मेंशन किया था। अब हमने ये देखा कि कैसा था वो टाइम का रीजन का जो भी था सक्सेस हमने देखा। अब हम देखेंगे डाउनफॉल। तो डाउनफॉल, शाहजहाँ का जो भी टाइम था उसे गोल्डन एज कहा जाता है मुग़ल एम्पायर के। तो और ये जो डाउनफॉल हम कैसे कह सकते हैं कि वो उसके बाद आया था, शाहजहाँ के बाद ही मुग़ल एम्पायर
का धीरे धीरे नाश होने लगा था। औरंगज़ेब के पॉलिसी जो थे बहुत ही फैटल थे। औरंगज़ेब जो थे वो भी स्ट्रगल किए थे, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि वीर दुर्गादास में नॉर्थ में और मराठा केसरी शिवाजी साउथ में, ये नोट वर्दी है कि उनके साथ वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था उनके साथ, वो बहुत ही नोटवर्दी आज भी जाने जाते हैं। तो जो वीर दुर्गादास के साथ हुआ था, तो जो जोधपुर का किंग का डिमेंस के बाद उसकी जो क्वीन और उनके जो सन थे वो थ्रेट में आ गए थे मुगल रूलर्स के। तो वीर दुर्गादास ने शेल्टर लिया एक सेफ प्लेस में। तो उसके बाद जो भी एक लॉयल सोल्जर थे जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया था, मावर्स को इंडिपेंडेंस फॉर 25 ईयर्स थे, उन्होंने हेल्प किया। तो औरंगज़ेब इसकी वजह से अनसक्सेसफुल हो गए इस डीलिंग में। और ये जो स्ट्रैटेजी थी लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक, तो उसके वजह से अल्टीमेटली रिकनसाइल हो गए वो राजपूत के से। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी। ये एज द कंसिक्वेंस ऑफ औरंगजेब पॉलिसी मैनी किंगडम जो थे वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट हुए थे, लड़ने आए थे। तो मराठा किंगडम उसमें से एक था। मराठा के सरदार जो भी थे चिफ्टाइंस, वो वर्क करते थे ब्राह्मणी सुल्तान्स एंजॉय जहांगीर्स, जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स होते हैं। तो ये जो नीड था, क्यों था कि एस्टैब्लिश किया उन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग मराठा किंगडम। तो इसके वजह से एक इमरजेंस ऑफ साझी भोंसले द ब्रेव कैपेबल लीडर, जो ब्रेव कैपेबल लीडर है उनके वजह से ये अराइज हुआ था। उसके बाद शिवाजी महाराज उनके सन जो थे उन्होंने इसे अपने कंधे पर ले लिया। सॉरी। नेक्स्ट शिवाजी भोंसले का बॉर्न कब हुआ था? 1627 CE सिवनेरी फोर्ट में। उन्होंने उनका जो भी रेजिंग उनका पालन पोषण उनकी मॉम मदर जीजाबाई ने किया था और मेंटर दादोजी कोंडदेव ने किया था। उनका ये ड्रीम था कि एक स्मॉल और इंडिपेंडेंट किंगडम पुणे में वो एस्टैब्लिश करे। तो उनका सेल्फ रेस्पेक्ट, फियरलेसनेस और ब्रिलियंस जो उनके मदर से उन्हें मिला था, और उन्होंने बहुत से लर्न किया था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी उनके दादा से। तो ये इनफ था, ये बहुत ही ज़्यादा ही था जिसके वजह से वो इतने सक्सेसफुल हो पाए थे। और उनके गुड फ्रेंड जैसे कि तानाजी भी थे। ग्रेजुअली उन्होंने अपनी आर्मी को एक्सपांड किया और टेंडर एज ऑफ, और वो भी एट द एज ऑफ 16 उन्होंने अपने आर्मी को एक्सटेंड किया। फिर उन्होंने बहुत से फोर्ट्स को कैप्चर किए। तोराना भी कॉर्नेटेड इन 1674 CE। बहुत से अलग अलग और भी जो थे सुल्तान्स ऑफ बीजापुर और मुगल्स ऑफ दिल्ली, इनका भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। उन्होंने बहुत से हार्डवर्क किए जिसके वजह से वो स्मूथ और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें। और उन्होंने एक कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर फॉर्म किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट के लिए। नेक्स्ट, एंड ऑफ मुगल रूल। मुगल रूल जो है उसका एंड क्या था? जो भी मुगल आर्मी था वो टायर्ड ऑफ वैगिंग वॉर, बहुत से वॉर हुए थे मराठास के अगेंस्ट में साउथ में फॉर 25 लॉन्ग ईयर्स के से। तो एट लास्ट औरंगज़ेब ने ये डिसाइड किया कि वो रिट्रीट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो उधर ही हैड ऑल्सो बिकम ओल्ड बाय दैट टाइम, उतने में वो ओल्ड भी हो चुका था। उसके डिमाइस के बाद डिक्लाइन हो चुका था मुगल एम्पायर का, डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया था, स्ट्रगल होने लगे थे। तो बहुत से स्ट्रगल फॉर थ्रोन, अब उनके बाद कौन राजधानी संभालेगा इसका भी स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। कोई भी कैपेबल रूलर नहीं था जिसने सबको साथ में रखने वाला कोई भी नहीं था। तो औरंगज़ेब के नैरो माइंडेड पॉलिसी जो थे वो इसका मेन रीज़न थे जिसके वजह से मुगल एम्पायर का एंड हुआ। मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ 1526 CE में। जैसे धीरे धीरे वो डिक्लाइनिंग कब स्टार्ट हुआ? 1707 CE में। जो भी एम्पायर थे वो बाबर एक्सटेंड किए थे ऑलमोस्ट इंडिया को, और औरंगज़ेब तक के टाइम तक उनके रीजन में ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।